नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ एक नया अध्याय जो हमारा चल रहा था, अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, आज उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दुनिया की एक जानी मानी कहानी के बारे में। एक बिल्कुल जो युद्ध आज तक हम लोग देखते हुए आए हैं या सुनते हुए आए हैं, उन युद्ध से बिल्कुल हट करके एक युद्ध अभी हमारा चल रहा है, मतलब इनका चल रहा था, उसी युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। नाटो के बारे में जानेंगे। नाटो वैसे राजस्थान में नाटना मतलब मना करना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला नाटो नहीं है। वॉर्सो संधि क्या है उसके बारे में जानेंगे। एशिया में गठबंधन समझेंगे। नव स्वतंत्र देशों की चिंता, अब इनको क्या चिंता सताई, और उसके बाद फाइनली आपका टेस्ट होगा। बिल्कुल तैयार रहिए आप अपने टेस्ट के लिए। और जो लास्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चंस देकर के गया था, कितने क्वेश्चंस देके गया था, 6 क्वेश्चंस में आपको देके गया था, तो उनके आज आंसर्स भी मैं बताऊंगा। लेक्चर 1 में 4 क्वेश्चन दिए थे, फिर लेक्चर 2 में 6 क्वेश्चंस दिए हैं, और आज इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस है। ओके, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा पढ़ाई का जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमें हेडिंग को, टॉपिक को ही समझना चाहिए। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। आरंभ का मतलब तो क्या है, शुरुआत हो जाना, ओके, बिगिनिंग हो जाना। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब समझते हैं। विश्व का मतलब भी आप वर्ल्ड जानते हैं, पूरी जो संसार है, दुनिया। दो ध्रुवीय, देखिए दो ध्रुवीय का मतलब यहां पर यह है कि दो भागों में बढ़ जाना। यहां पर पूरे विश्व के दो गुट हो चुके हैं, दो भाग हो चुके हैं। अगर आप ध्रुवीय शब्द को देखेंगे तो वैसे तो इसमें बायपोलर वर्ल्ड यूज किया गया है, और ध्रुव जो है बायपोलर वर्ल्ड इसमें यूज करा गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, दो गुटों में, दो भागों में क्या है, पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। और वो दो भाग कौन से हैं? एक भाग वो है जो देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, और दूसरा भाग वो जो देश सोवियत संघ के साथ खड़े हैं। मतलब आप एक ऐसा कह सकते हैं, ये हमारी पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ दो भागों की तरफ है, या तो इधर है या इधर है। मतलब पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है, या तो वो अमेरिका की साइड है या वो सोवियत संघ की साइड है। मतलब पूरी दुनिया का जो भाग है वो दो भागों में बढ़ चुका है। मतलब अगर आप सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से अगर देखेंगे तो कोई ना कोई देश या तो वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है या वो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अभी दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो चुका है। कब से हुआ? जब से शीत युद्ध शुरू हुआ। कब से हुआ? जब शीत युद्ध शुरू हुआ। और शीत युद्ध कब से शुरू हुआ? जब से हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा है। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब कब गिरा है? 1945 में गिरा है। तो 1945 से ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो चुका है। काफी बार हमसे जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, स्पेशली हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों में बहुत एमसीक्यूज का क्रेज रहता है, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ लिया जाएगा, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो आप कहोगे 1945। फिर वो कभी क्वेश्चन यूं भी घुमा करके पूछ लेगा, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो भी 1945 ही। घबराने की बात नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, हम तो शीत युद्ध पढ़ करके आए थे। तो दो ध्रुवीय विश्व का मतलब है पूरी दुनिया का दो भागों में बढ़ जाना। जब लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन सा जीवन जीना चाहते हैं या कौन सी साइड में जाना चाहते हैं, वो अमेरिका की तरफ है तो वो उदारवादी लोकतंत्र को मानते हैं, वो पूंजीवाद को मानते हैं। जब वो सोवियत संघ की तरफ है तो समाजवाद और साम्यवाद को मानते हैं। तो पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है। अब जानते हैं किस प्रकार से। और दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। देखिए अब क्या है, यहां पर अमेरिका और यहां पर सोवियत संघ। ओके, ये दोनों जो महाशक्तियां हैं ये सुपर पावर्स हैं। हम लोग जान चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभरी, एक कौन है? अमेरिका, और दूसरी है सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां जो विश्व के विभिन्न हिस्से हैं, मतलब जो अलग अलग एरिया है, अलग अलग इलाके हैं पूरे विश्व के, उन पे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। अपना प्रभाव मतलब अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहती थी कि वहां के लोग पूंजीवादी बात माने, वो कहते थे नहीं यहाँ के लोग समाजवाद, साम्यवाद को माने। तो अपनी प्रभाव, अपनी छाप उन एरियाओं पर छोड़ना चाहती थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। अब दुनिया साफ दिख रहा था, दो गुटों के रूप में बटी हुई थी। या तो कोई देश सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को समर्थन कर रहा है, या कोई देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ को समर्थन कर रहा है। यहां पर समर्थन करना एक मजबूरी भी बन चुकी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि काफी देश जो है बिल्कुल छोटे कमजोर देश है। अगर अब उन्होंने किसी को समर्थन नहीं करा, अकेले रह गए, तो भी दिक्कत है, और अगर किसी एक के साथ समर्थन कर दिया तो दूसरे से उसको खतरा भी है। पर फिर भी यहां पर साफ एक डिवाइड आपको देखने को मिलेगा कि जो दुनिया है वो दो भागों में बढ़ चुकी है, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका वाला भाग।
ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। देखिए अब यहां पर बात क्या है, अब दो गुट बन चुके हैं या आप कह सकते हैं दो ग्रुप बन चुके हैं। ओके, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, दो गुट बन चुके हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। ओके, ये दो गुट है। अब मान लीजिए ये कोई एक एक्स देश है। क्या है? ये कोई एक एक्स देश है, एक एक्स मुल्क है। इस मुल्क को क्या है कि अगर इसको अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है तो एक गुट की तरफ जुड़ना पड़ेगा, और अगर इसे किसी दूसरे से बचना है तो इसे अपने एक गुट की तरफ जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक्स क्या होगा, अमेरिका के साथ जुड़ जाता है। अब अमेरिका के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि इसको सोवियत संघ से खतरा हो सकता है, पर इसको पता है कि अमेरिका साथ में तो अपन सोवियत संघ से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अप्रोध की नीति पढ़ करके आ चुके हैं, जहां पर यह बात कही गई है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ताकतवर है, दोनों के पास एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, क्षति पहुंचाने की पूरी क्षमता है। तो ऐसे में वो लोग युद्ध नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते। पर अब ये क्या हो गया, ये सेफ जोन में चला गया अमेरिका के पास, या मान लीजिए ये सोवियत संघ के पास चला गया तो भी ये सेफ जोन में चला गया कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो सोवियत संघ पे कर नहीं सकता है। कभी कभार इन देशों ने क्या करा है, अपने आस पड़ोस के देशों को देख के भी नीतियां बनाई। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स देश और ये वाई देश दोनों पड़ोसी है। अब इस एक्स देश ने जब अमेरिका को अपना लिया है, अमेरिका के साथ चला गया है, तो ये ऑफकोर्स सी बात है, ये वाई के साथ जाने की कोशिश, सोवियत संघ के साथ जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की भी कहीं ना कहीं आसपास के एरियाज में लड़ाई है, आसपास के एरियाज में थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहती है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप पूरे दुनिया के स्तर पे देखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई, पर हम हमारी जो बात करें तो हमारी ना तो सोवियत संघ से लड़ाई है और ना हमारी अमेरिका से लड़ाई, हमारी किससे चलती रहती है? पाकिस्तान से। तो अब हमारी क्या है, पाकिस्तान से लड़ाई चलती रहती है, तो हम क्या, हम ऐसा देखेंगे कि अगर पाकिस्तान वहां जा रहा है तो फिर हम तो उधर जाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पे इसी प्रकार से अगर एक्स इधर जा रहा है तो वाई उधर चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों में थोड़ी अपनी नोकझोंक चलती रहती है, अपने लेवल पे नोकझोंक चलती रहती है। तो यहां पर क्या है कि पूरी दुनिया या तो अमेरिका की तरफ झुक गई है, आधी अमेरिका की तरफ और आधी सोवियत संघ की तरफ। तो हमें दो गुट हमें साफ देखने को मिलते हैं। तो किसी भी मुल्क को के पास एक ही रास्ता था, अगर उसे अपनी सुरक्षा करनी है, अगर अपने आप को बचा करके रखना है, तो एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी के प्रभाव से भी वो क्या है, बचा हुआ रहेगा, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिका के पास चला गया तो सोवियत संघ से बचा रहेगा, और सोवियत संघ के पास चला गया तो अमेरिका से बचा हुआ रहेगा। इसमें जैसे कि आप एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे कॉलोनी में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, अपन सब जहां पे आप लोग रहते हैं वहां पे दो बड़े गुंडे हैं, गुस्सा वैसे बॉडी बिल्डर। एक गुंडे का नाम है ए गुंडा, दूसरे गुंडे का नाम है बी गुंडा। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, एक का नाम चिंटू गुंडा और एक का नाम मुन्ना गुंडा। ये दोनों ही गुंडे बहुत खतरनाक गुंडे हैं, दोनों में बहुत ताकत है, खूब पैसा है, धन दौलत है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं। दोनों खतरनाक गुंडे, हेल्थ बढ़िया बना रखी है, इनके साथ 10-10, 20-20 लोग तो बिल्कुल ऐसे हट्टे घूमते हैं। अब क्या, कॉलोनी का थोड़ा सा माहौल खतरनाक हो रहा है। कभी चिंटू गुंडा आता है, डराता है, मेरी साइड हो, देख कभी भी तूने चिंटू गुंडा के खिलाफ बोल दिया तो देख लेना, जिंदा नहीं निकलेगा घर से बाहर। अच्छा, सॉरी। फिर थोड़ी देर बाद मुन्ना गुंडा आता है, भाई कैसे, मैंने आज तुझे चिंटू गुंडा से मिलते हुए देखा था, क्या काम है तुझे चिंटू गुंडा से, मैं हूं ना तेरे साथ। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि अब कॉलोनी के लोग क्या करेंगे कि यार ये तो कभी चिंटू गुंडा धमकाता है, कभी मुन्ना गुंडा धमकाता है, करे कि तो करे क्या, तो एक की तरफ चले जाओ, मरना तो वैसे भी है, या तो चिंटू मारेगा या मुन्ना मारेगा, तो एक से तो मरना है, तो इससे एक के पास जाकर के सुरक्षा प्रदान कर लो। तो फिर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति मान लीजिए चिंटू गुंडा के संरक्षण में चला जाता है, अरे चिंटू भैया मैं तो आपके पास ही, पर चिंटू गुंडा वो मुन्ना गुंडा है ना, रोज आकर के मुझे धमकाता है, उसके साथ ही आकर के धमकाता है। अच्छा ऐसी बात कैसे, ओ मुन्ना गुंडा देख, लड़ाई चाहता तो सामने आकर के जा, मेरे ये छोटे भाई को नहीं धमकाएगा, इसको डराने की जरूरत नहीं है, देख हिला डालूंगा मैं, ये अपना घर का ही आदमी है, ऐसा देख, लड़ाई चाहिए तो बता दिए। फिर मुन्ना गुंडा, अरे नहीं ठीक है, उसको तेरी टीम में रख, कोई बात नहीं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो मुन्ना गुंडा की तरफ चला जाएगा और फिर वो बोलेगा, अरे यार मुन्ना भाई, यार वो चिंटू गुंडे के लोग आके मुझे धमकाते हैं। मुन्ना फोन करेगा, ओए चिंटू गुंडे देख, समझ जा, अपनी लड़ाई हो गई तो पूरी कॉलोनी को खतरा हो जाएगा। ठीक है मुन्ना भाई, मुन्ना। तो यहाँ पर उस मामला वही चल रहा है। अब ये पूरी कॉलोनी दो भागों में बढ़ चुकी है, एक चिंटू गुंडे की तरफ, एक मुन्ना गुंडे की तरफ, पर यही अब पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, अमेरिका की तरफ और सोवियत संघ की तरफ। ओके, अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे से भी बचने के लिए।
परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में भी किया है। बहुत ध्यान से ये बात देखिएगा, परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में भी किया है। तब ऐसा नहीं है कि ये जो छोटे देश जुड़े हैं, जैसे ये एक्स अमेरिका के साथ जुड़ा है या ये वाई सोवियत संघ के साथ जुड़ा है, तो इन्होंने सिर्फ इसलिए कि नहीं हमें तो अमेरिका से डर लगता है हम अमेरिका के साथ जुड़ जाएंगे, और हमें सोवियत संघ से डर लगता है हम सोवियत संघ के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। इन्होंने खुद के भी कुछ इंटरेस्ट देखे, खुद के भी कुछ हित देखे। खुद के हित कैसे देखे वो देखिए, समझिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये एक्स है और इसके पास वाई है। अब इन दोनों की क्या है, हमेशा लड़ाई चलती रहती है, नोकझोंक चलती रहती है। अब इस एक्स ने भाग करके क्या कर लिया, अमेरिका का संरक्षण ले लिया, अमेरिका की कर ली समर्थन ले लिया। अब जैसे इसने अमेरिका का समर्थन ले लिया तो अब अमेरिका क्या करेगा, इसको हथियार भेजेगा, अमेरिका इसको पैसों से मदद करेगा, अमेरिका इसको पूर्ण रूप से मदद करेगा। मतलब क्या है कि अब आप अमेरिका के पास आ चुके हो, आपको किसी बात की चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आपको सहायता चाहिए वैसी अमेरिका देगा। जैसे कि आप चिंटू गुंडे के पास गए तो चिंटू गुंडे ने बोला भाई देख डरने की बात नहीं है, तेरा भाई भी जिंदा है खड़ा, कोई भी परेशानी मुझे आकर के बोल देना, पर कभी भी मुन्ना गुंडा की तरफ मत चले जाना। तो बस वही बात है। तो अमेरिका पूरा समर्थन करता है। अब यहां पर जब वो हथियार दे रहा है, वहां पर वो पैसे दे रहा है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये मजबूत होता जाएगा, ये पावरफुल होता जाएगा। और इसको पावरफुल अमेरिका से या सोवियत संघ से ज्यादा पावरफुल नहीं बनना है, इसको किससे ज्यादा पावरफुल बनना है, वाई से ज्यादा पावरफुल बनना है। अब ऐसा ही वाई करेगा। वाई मान लीजिए वाई सोवियत के पास चला जाता है, अब सोवियत यही काम करेगा, सोवियत उसको हथियार भेजेगा, सोवियत उसको पैसे टक्के भेजेगा, सोवियत उसको सभी प्रकार की मदद करेगा, तो ये भी पावरफुल बन जाएगा। अब इसको सोवियत से ज्यादा पावरफुल नहीं बनना है, बस एक्स से ज्यादा पावरफुल बनना है। ओके, जैसा कि मान लीजिए अपन लोग, आप क्लास में आपकी 10th रैंक आती है। ओके, आपकी क्लास में 10th रैंक आती है। अब है ना, आपने क्या करा, जो एक क्लास में जो सेकंड रैंकर है ना, सेकंड रैंकर है, इससे आपने बातचीत कर ली, बोले यार प्लीज थोड़ा सा मुझे पढ़ा दिया कर और कर दिया कर। ओके, अब इस सेकंड रैंकर ने जब आपको पढ़ाया ना, तो अब आप सेकंड रैंकर को नहीं पहचानना चाहते। अभी आप सेकंड रैंकर नहीं, आप तो जो 8th रैंकर पे है ना उसको पहचानना चाहते हो। बोले यार मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाऊं, थोड़ा सा ऊपर आ जाऊं बस सेकंड भैया, बाकी मुझे आपसे कोई वो नहीं है, 8th पे आ जाओ। तो वही वाला मामला है यहाँ पर। ये लोग अमेरिका या सोवियत को नहीं पहचानना चाहते और पहचान भी नहीं सकते, बस ये तो अपने पड़ोसी देशों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो कुछ निजी हितों के कारण भी इन लोगों ने क्या है, महाशक्तियों को ज्वाइन करा। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी के देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। देखिए आज के लेक्चर में हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक बात तो ये देखेंगे कि जो छोटे देश है, ओके, जो छुटकू है, ये जो छुटकू है ये बड़े देशों के कैसे काम आए, मतलब महाशक्तियों के कैसे काम। ओके, ये जो छुटकू देश है, छोटे छोटे देश है, महाशक्तियों के क्या काम आ सकते थे वो। और अब भी हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े देश है ये छुटकू देशों के क्या काम आ रहे हैं। ओके भाई देखिए, जब भी कोई समझौता होता है, जब भी हाथ मिलाते हैं तो दोनों तरफ की बात होती है, मुझे भी फायदा हो तुझे भी फायदा हो। तो अब जब ये दोनों मिले हैं, महाशक्ति और छोटा देश मिला है, तो छोटे देश ने महाशक्ति को क्या क्या फायदा दिया और महाशक्ति ने छोटे देश को क्या क्या फायदा दिया, तो वो देखिएगा। अब महाशक्ति ने क्या क्या फायदा दिया है, छोटे देशों को बोला है कि तेरी लड़ाई तेरे पास वाले देश से चिंता मत कर, तुझे पूरी सुरक्षा मैं दूंगा, हम खड़े ना, चिंता करने की जरूरत नहीं। सुरक्षा का वायदा दिया, पूरा वादा करा, हथियार हम लोग भेजेंगे, आर्थिक मदद हम लोग करेंगे, किसी भी पैसे की टक्के की कैसी भी तुझे जरूरत हो, कभी भी तुझे जरूरत हो, हमें आधी रात को बोल देना, तेरा भाई वहीं आकर के खड़ा हो जाएगा। ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं। इन देशों की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ थी। तो इन देशों की क्या है, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ की होड़ लगी हुई, रेस लगी हुई, मैं आगे जाऊं, मैं महाशक्ति बनूं, मैं महाशक्ति बनूं, मैं महाशक्ति बनूं। उसी प्रकार से इन देशों की जो छोटे देश है, इनके अपने पड़ोसी देशों से होड़ लगी हुई थी, नहीं मैं ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। जैसे कि पाकिस्तान का कल भी सपना था, आज भी सपना और आगे भी सपना ही रहेगा कि मैं भारत से आगे जाऊं। अरे कभी नहीं जाएगा वो तो वहां का भाई है, वहां का भाई। बहुत बुरी स्थिति पाकिस्तान की होती जा रही है। ओके, अब पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और इसको हमने क्या कहा, पश्चिमी गठबंधन का। पूर्वी गठबंधन, पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया, इसके लिए हमने इसको क्या कहा, पूर्वी गठबंधन का। तो ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। जैसे कि ये पूरा विश्व है, इसको अगर आप 2 भागों में हम समझ सकते हैं, एक तो अमेरिका पश्चिम में है और सोवियत संघ पूर्व में है, तो इसलिए भी हम इसको पश्चिम गठबंधन बोलते हैं और इसको पूर्वी गठबंधन बोलते हैं। दूसरा क्या है कि अमेरिका यहां पर है, यहां पर रशिया है और ये पूरा यूरोप मान लीजिए।
अब इस यूरोप के दो भाग है, ये पश्चिम वाला है, ये पूर्व वाला है। तो पूर्व वाले सोवियत संघ के पास में थे तो ये सोवियत संघ से जुड़ गए, और ये वाले क्या हुआ, अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया। तो ये मिलकर के क्या बन गया, वेस्टर्न अलायंस, ये जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी गठबंधन। ये बन गया ईस्टर्न अलायंस या पूर्वी गठबंधन, जिस सोवियत संघ को साथ दे रहा था। ये किसको साथ दे रहे थे, अमेरिका को साथ दे रहे थे। आपने बहुत सी बार सुना होगा वेस्टर्न कल्चर, भाई हम जो जींस पहनते हैं वो वेस्टर्न कल्चर की पहनते हैं, हम ये वाले कपड़े पहनते हैं वो वेस्टर्न कल्चर की, पश्चिमी संस्कृति को हम अपना रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति क्या है, इन्हीं को तो दर्शाया जा रहा है, इन्हीं की तो बात हो रही है पश्चिमी संस्कृति में, और किसकी बात होती है। तो यहाँ पे पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। और गठबंधन का मतलब क्या है, देखिए बंधन बना लेना, ठीक है, बंधन बना लिया, हमारा रिश्ता हो चुका है, ठीक है, अब रिश्ते में बंध चुके हैं, मतलब अब अपन लोग साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। तो जो पश्चिमी यूरोप वाले हैं वो अमेरिका के साथ साथ हैं, और पूर्वी यूरोप वाले हैं वो सोवियत संघ के साथ साथ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाटो की, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि अब भी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तब भी बार बार मुद्दा उठा था नाटो का। और एक बार जब मैंने मेन लर्न एंड शेयर चैनल पे संडे वार्ता में पूरा टॉपिक समझाया भी था रशिया और यूक्रेन का, और उसमें मैंने नाटो की भी चर्चा करी थी। आज हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं नाटो क्या है क्या नहीं। नाटो की स्थापना कब हुई है, 4 अप्रैल, यहां पे डेट लिख लीजिएगा, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, उत्तर को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक संधि को ट्रीटी, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे क्या कहा जाएगा, नाटो। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें कितने देश थे, 12 देश शामिल हुए। ओके, और ये जैसे कि वो जो संधि हुई थी उसका मैंने आपको पेपर दिखाया, उसमें लिखा हुआ है कहां पर हुई है, वॉशिंगटन में हुई है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन डीसी जिसे हम लोग कहते हैं वो है, ठीक है। दिस 4th डे ऑफ अप्रैल 1949, 4th डे ऑफ अप्रैल मतलब 4 अप्रैल को, और कौन सा ईयर के, 1949 के। तो 4th डे ऑफ अप्रैल 1949, तो उसमें उस समय कितने, 12 देश शामिल थे। और अगर आज के मौजूदा समय में हम लोग देखें तो टोटल उसमें 30 देश शामिल है, 30 में से 28 तो यूरोपियन हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। नॉर्थ अमेरिकन में से कौन कौन से हैं, कनाडा है, कनाडा, और अमेरिका खुद तो है ही। ये दोनों के दोनों कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो इसलिए उत्तरी अमेरिका। और 28 के 28 जो देश है वो यूरोप के। तो टोटल 30 देशों का समूह है आज के दौरान में नाटो। नाटो है क्या, नाटो अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से एक सैन्य गठबंधन है। क्या है, सैन्य गठबंधन है, मतलब मिलिट्री अलायंस है, कि अगर मिलिट्री के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो हम सभी 12 के 12 देश एक दूसरे की मदद करेंगे। उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है और इसमें अमेरिका इन नाटो का क्या है, हेड है, क्योंकि सब जुड़ तो अमेरिका के कारण ही रहे। अब यहां पर कोई भी कंट्री है, उस एक्स कंट्री पर भी हमला हो गया तो ये जो 12 के 12 कंट्री हैं जो नाटो में है वो हमला किसके ऊपर मानेंगे, खुद के ऊपर मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम साथ साथ है ना भाई, हम साथ। भाई जैसे मान लीजिए आप एक पूरे परिवार में रहते हैं, अब परिवार में मान लीजिए आपके छोटे भाई के कोई थप्पड़ मार गया तो ये बोलेंगे जा जा तू लड़का, आप बोलेंगे नहीं कैसे मार गया, मेरे भाई के मारा, भाई के नहीं मेरे मारा है, मैं जाकर के लड़का के आऊंगा। तो वो वाली सी बात है। जब आप एक गठबंधन में आ चुके हैं तो यहां पर ये घोषणा करी गई कि अगर इन 12 देशों में से किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का हमला होगा या किसी भी प्रकार का अटैक आक्रमण होगा तो उस देश पे नहीं, वो हम सभी पर माना जाएगा। वो आक्रमण, वो हमला किस पर है, हम 12 के 12 देशों पर वो हमला है। ये देखिए, ये आज के मौजूदा दौर में जो नाटो के सदस्य हैं, नाटो के देश हैं, ये ब्लू ब्लू वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सारे क्या है, आज के दौर में नाटो के सदस्य हैं। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की क्या करेगा, मदद करेगा। तो नाटो में जितने भी देश शामिल हो चुके हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अब जब क्या हुआ, अमेरिका ने अपना संगठन बना लिया नाटो, तो फिर रशिया ने बोला हम पीछे कैसे रहे। अब अमेरिका ने तो 1949 में ही बना लिया, तो जब सोवियत संघ को फिर बाद में खबर लगी तो उन्होंने 1955 में वॉर्सो संधि करी, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉर्सो पैक्ट कहते हैं।
वॉर्सो पोलैंड में एक जगह है, तो वहां पर ये संधि हुई थी और उस जगह के नाम पर ही इस संधि को नाम दे दिया गया वॉर्सो समझौता या वॉर्सो पैक्ट या वॉर्सो संधि। अगुवाई किसने करी? सोवियत संघ ने। मतलब लीडर कौन था? सोवियत संघ। स्थापना कब हुई? 1955 को। कितनी तारीख? 14 मई 1955 को। ओके, और अब आप पूछेंगे सर वॉर्सो संधि या वॉर्सो पैक्ट में आज कितने सदस्य होंगे? तो मैं कहूंगा बच्चा 1991 में ये क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। कितनी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। और जब बनी तब उसमें कुल 7 ही सदस्य थे, ज्यादा नहीं थे। ये 7 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो सोवियत संघ में थे लगभग वही उसमें जुड़ गए, बाकी कोई ज्यादा इसमें थे नहीं। नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, तो इनका मुख्य उद्देश्य, इनका क्या लक्ष्य था? ये क्या चाहते थे? बस इन्होंने किस लिए ये वॉर्सो संधि करी? कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो नाटो अगर कोई गतिविधि करता है तो उसका जवाब देना वॉर्सो संधि का या वॉर्सो पैक्ट की जिम्मेदारी होगी। ये एक प्रकार से सभी रूप का संगठन था। आर्थिक रूप भी सहायता करेगा, ठीक है, मिलिट्री में भी मदद करेगा, सभी रूप से करेगा। वो मुख्यतः नाटो जो बनाया गया था सैन्य संगठन बनाया गया था, मिलिट्री अलायंस था वो। ओके, ये जो 7 बड़े नेता हैं जिस देशों के मिले उनके लिए तस्वीर आपको दिखाई गई। अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्वाचन। अभी जो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बन रहे हैं भाई, पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन, नाटो, ठीक है, वॉर्सो संधि, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। इनका निर्धारण कैसे हो रहा है? डिसाइड कैसे हो रहा है कि हम इसके साथ गठबंधन बनाएं, इसके साथ नहीं बनाएं? महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। अब पहली बात ध्यान से सुनिए, अगर पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का निर्धारण कैसे होता था, भाई कैसे बन रहा है ये गठबंधन, कि भाई मैं पश्चिमी गठबंधन में जाऊंगा, नहीं मैं पूर्वी गठबंधन में जाऊंगा, या मैं नाटो में जुड़ जाऊंगा, मैं वार्सो संधि में जुड़ जाऊंगा, ये कैसे तय हो रहा है? सबसे पहले महाशक्तियों की जरूरतों के अनुसार महाशक्ति ये देख रहा है कि यार ये हमारे काम आ सकता है या नहीं आ सकता। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, भाई अमेरिका के पास क्यूबा था, पर क्यूबा का संबंध किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ था, ठीक है, सोवियत संघ के साथ संबंध था। पास में किसके है? अमेरिका के पास में। तो अब ये सोवियत संघ से जुड़ा, तो महाशक्तियों की जरूरत थी, महाशक्ति की जरूरत थी, काम आया महाशक्ति के कि भाई हम यहाँ पे मिसाइलें लगवा करके कभी भी अमेरिका को उड़ा सकते हैं। तो महाशक्तियों की जरूरत, और ये तो हो गई महाशक्तियों की बात। और दूसरे जो छोटे देश है उनको जो लाभ हानि, अभी भाई छोटा देश बोलेगा मुझे क्या फायदा होगा, तो सोवियत संघ कहता है कि भाई मैं तुझे पैसों से मदद करूंगा, मैं तुझ पे कभी कोई हमला कर दे तो चीर डालूंगा, काट दूंगा, मतलब तेरे पास सारे हथियार पहुंचा करके रखूंगा। तो मैंने क्या कहा अभी आपको कुछ स्लाइड पहले, कि यहाँ पे छोटा देश जो है वो महाशक्ति के काम आ रहा है और महाशक्ति छोटे देशों के काम आ रही है। तो दोनों की जरूरतें, दोनों की आवश्यकताएं, दोनों की लाभ हानि का पूरा गणित तय कर करके, पूरा हिसाब लगा करके ही गठबंधन में जाया करते थे। कोई देश ऐसा हो सकता है जो ये देखता हो कि अच्छा मुझे पश्चिमी गठबंधन से कितना फायदा मिलेगा, ठीक है, फिर वो अच्छा पश्चिमी गठबंधन से इतना है, पूर्वी गठबंधन से मुझे ज्यादा फायदा क्या मिलेगा, तो वो फिर उस गठबंधन की तरफ बढ़ जाया करता था। और जैसा कि आपको बताइए, जो महाशक्तियों के बीच में जो ज्यादा मेन तनातनी हो रही थी वो कहां हो रही थी? मुख्य अखाड़ा जो था वो यूरोप था। अखाड़ा मतलब वो स्थान जहां पे लड़ाई चल रही है। तो आपने देखा भाई पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन किस आधार पर बने? यूरोप के आधार पर, कि भाई पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका को समर्थन कर रहे हैं इसलिए पश्चिमी गठबंधन, और पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ को समर्थन कर रहे हैं इसलिए पूर्वी गठबंधन। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। अब देखिए कहीं पर तो क्या हुआ है कि जैसे जो छोटे देश हैं उनसे बातचीत हुई, उनके सामने अपने अपने प्रपोजल्स रखे गए। जैसे अमेरिका ने बोला देखिए आप हमसे जुड़ेंगे तो हम ये काम आपके लिए करेंगे, और सोवियत संघ ने बोला हम ऐसा काम करेंगे। फिर छोटे देशों ने अपनी पूरी गणित लगाई, पूरा हिसाब लगाया, जिसकी तरफ इच्छा हुई वो उधर जुड़ गए। तो महाशक्तियों की जरूरत पूरी हुई और इनका लाभ हानि का हिसाब सही हुआ तो ये उस तरफ चले जाते थे। पर कुछ हिस्सों में या कुछ जगह आप देखेंगे कि महाशक्तियों ने क्या करा है, अपने गुट में शामिल करने के लिए देशों पे वो क्या अपनी ताकत दिखाई है, अपनी पावर दिखाई। एक तो जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको चुनाव का बताता हूँ। चुनाव में जैसे मान लीजिए आज आप है, ठीक है, अब आप यहाँ पर आप पार्टी नहीं है, आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक आपके पास आया कांग्रेस का व्यक्ति, सर हमें वोट दीजिएगा मालिक, ठीक है, अगर हम जीत गए तो देखिए हम यहाँ पे सड़क बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक। फिर दूसरा आया बीजेपी का व्यक्ति, साहब वोट हमें दीजिएगा, हम जीत गए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा, ये वो सारी बातें जो बताते हैं नेता हो। फिर मान लीजिए कोई तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति आए, हमें वोट देना, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये। अब ये हुआ, ये सारी बातें, ये तो क्या है कि अपने अपने प्रपोजल्स रख रहे हैं,
कि हाँ भाई ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इस ए व्यक्ति को जो सही लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं आम आदमी पार्टी सही है तो वो उधर उसको वोट दे देगा, उसको लगेगा भाजपा सही है तो भाजपा को दे देगा, और उसको लगेगा कांग्रेस सही तो कांग्रेस को वोट दे देगा। पर कभी कभार क्या हो रहा है कि वोट प्रेम से नहीं मांगा जा रहा, वोट डरा करके मांगा जा रहा है। देख, जानता नहीं है हमारी ताकत को, अभी हमारे उस पद पर वो हमारा ही नेता बैठा हुआ है, देख लेना, दिखेगा नहीं तो कॉलोनी में, इस एरिया में, अगर मुझे वोट नहीं दिया, अगर मुझे तूने पार्षद नहीं बनाया, मुझे तूने सरपंच नहीं बनाया, या मुझे उस पद पे नहीं जीता है, तो देख लेना। तो यहाँ पे क्या करा, ताकत का इस्तेमाल करा है। तो कभी बार क्या हुआ है कि उन्होंने प्रेम से छोटे देशों को समझाने की जगह क्या करा है, ताकत का इस्तेमाल करा है। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। तो सोवियत संघ एक उसका उदाहरण है कि उसने ताकत दिखा करके पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ा है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करा कि भाई मेरा प्रभाव है, और देखिए सोवियत संघ ये चाहता था भाई ये सोवियत संघ और यूरोप के ये वाले देश मुझे ही समर्थन में करें, मेरे ही दबदबे में ये लोग रहे, मेरा ही प्रभाव, मेरा ही डोमिनेंस हमेशा इन पर बना रहे। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई देश है, अब यहां पर इन्होंने क्या कर रखा, अपनी सेना छोड़ रखी है, सोवियत संघ वालों ने अपनी सेना छोड़ रखी। क्यों छोड़ रखी है कि अच्छा तुम मना करोगे, देख तो कैसे मना करते हो, मना करते हो तुम्हारे देश को ही बर्बाद करवा दो। तो यहां पर अपनी ताकत का, अपना डर दिखा करके क्या है, उनको जोड़ा गया है सोवियत संघ में या पूर्वी गठबंधन। महाशक्तियों के एशिया में गठबंधन। अब देखिए मुख्य इलाका तो यूरोप है, मुख्य जो अखाड़ा है वो तो यूरोप है, परंतु फिर भी संबंध बनाए हुए तो काम ही आते हैं ना। संबंध तो हमें कहीं पर भी बनाए हुए रखने चाहिए, संबंध किसी से भी नहीं बिगाड़ने चाहिए। तो इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एशिया में संबंध बनाएंगे। एशिया में क्यों बना रहे हैं, सवाल ये आता है कि अफ्रीका में क्यों नहीं बना रहे, दक्षिणी अमेरिका में क्यों नहीं बना रहे हैं, बाकी दूसरे महाद्वीप में क्यों नहीं। तो एशिया में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रशिया का काफी हद तक जो भाग है वो किसका है, एशिया का है। और अगर जब हम आगे पढ़ेंगे, यहां पे नीचे कुछ कंट्रीज है जिसे मैं कहता हूं कार कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज, कार कंट्रीज। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कौन सी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का मतलब क्या है, जो मध्य एशिया है, जो मध्य एशिया वहां के जो गणराज्य हैं, जो गणतंत्र देश है, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 4 या 5 देश ऐसे थे जो किससे जुड़े हुए थे, सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, तो वो एशिया का भाग था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये देखता है कि सोवियत संघ की तो एशिया पे बहुत अच्छी खासी पकड़ है, सोवियत संघ को तो इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं एशिया में, पर प्रॉब्लम किसको आएगी, मुझे आएगी। तो इसलिए क्या है, ये जो महाशक्ति है एशिया में भी गठबंधन बनाएगा। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। क्या कहा बोला है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने। तो देखिए अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए ये पूरा एशिया है, ओके, ये पूरा एशिया, तो पूर्व इधर वाले में, दक्षिण पूर्व इस वाले में, ओके, और पश्चिमी एशिया में और इधर वाले में। यहां पे अमेरिका ने क्या करा है, गठबंधन का रास्ता अपनाया। अब अमेरिका ने 2 गठबंधन बनाए, एक बनाया दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, ओके, क्या बनाया, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व को आप क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट, ओके, एशियाई, तो एशियन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या एशिया भी लगा लीजिएगा चाहे, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। दूसरी बनाई केंद्रीय संधि संगठन, इसे हम कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ध्यान दीजिएगा इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, बगदाद पैक्ट भी, क्योंकि ये वहां बगदाद में हुआ था तो इसलिए इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। अब सवाल, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन कब बनता है, तो ये बनता है 8 सितंबर 1954 को, और सेंटो कब बनाया जाता है, 24 फरवरी 1955 को, 24 फरवरी 1955 को। ये दोनों बाद में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि सोवियत संघ 14 मई 1955 को वार्सो संधि करता है, उससे पहले अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। 4 अप्रैल 1949 को तो नाटो बना लिया, 8 सितंबर 1954 को सीटो बना लिया, और सेंटो कब बना लिया, 24 फरवरी 1955 को। और सोवियत संघ कब बना रहा है, 14 मई 1955 को। मतलब अमेरिका ऑलरेडी पूरा तैयार था, अमेरिका क्या था, पूरा तैयार था। तो अमेरिका ने यूरोप में तो अपनी पकड़ बना ही ली थी, उसके साथ साथ क्या है, अब वो एशिया में भी संगठन बना करके वहां पूरा एंटर हो चुका था कि हम तैयार हैं।
सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सोवियत संघ और चीन, देखिए चीन की जो शुरुआत में जो नीति रहती है वो समाजवाद और साम्यवाद रहती है। ओके, समाजवाद और साम्यवाद, वो उससे काफी प्रभावित होते हैं, परंतु फिर बाद में चीन में और सोवियत संघ में थोड़ा सा अनबन हो जाती है और 1969 के करीबन उनमें एक छोटा सा कुछ इलाके को लेकर के युद्ध भी हो जाता है। ओके, तो उनमें थोड़ी सी अनबन हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि चाइना को यह भी लगता है कि जो समाजवाद या साम्यवाद का जो मॉडल है कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकता चाइना को, तो इसलिए वो क्या है, उनका झुकाव थोड़ा सा 1972-73 के बाद वो अपनी अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे चाइना वाले, और वहां पे वो एक पॉलिसी लेकर के आते हैं, सेज की पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने ये करा कि भाई जैसे ये पूरा चाइना है, तो चाइना का ये वाला एरिया है ना, कि स्पेशली किस लिए है कि बाहर की कंपनियां यहां पर आए, अपनी फैक्ट्री लगाए, अपनी इंडस्ट्री लगाए, उत्पादन करे और उत्पादन कर करके पूरी दुनिया में बेचे और उससे जो भी प्रॉफिट हो वो हमें दे। तो उससे क्या हुआ, चाइना को काफी बढ़त मिली, उसकी जीडीपी बहुत बढ़ गई, जैसे कि हम आज देखते हैं। ओके, सकल घरेलू उत्पाद उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो चाइना, ये क्या मॉडल है कि बाहर से आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो पूंजीवाद को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं चीन थोड़ा सा लंबे समय तक उनके साथ नहीं चल पाया। ओके, लंबे समय तक उनके साथ एक आर्थिक रूप में अगर आप देखेंगे, आर्थिक मॉडल तो उन्होंने पूंजीवाद को अपना ही लिया, परंतु शुरुआत में सोवियत संघ और चीन काफी साथ थे, दोनों की एक विचारधारा थी। तो इन लोगों ने मिलकर के क्या करा, उत्तरी वियतनाम। अब वियतनाम की भी कहानी सुनिएगा आप, जैसे यहाँ पर इंडिया और इंडिया के फिर इधर बांग्लादेश आते हैं और यहाँ पर थाईलैंड, और थाईलैंड के पास 3 देशों की चर्चा करते हैं। यहां पर एक छोटा सा देश है लाओस, यहां पर एक छोटा सा देश है कंबोडिया, और ये वाला जो देश अगर आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वियतनाम। क्या कहेंगे, वियतनाम। वियतनाम का क्या था, पहले 2 भाग थे वियतनाम के। वियतनाम के 2 भाग थे, एक भाग था उत्तरी वियतनाम और एक भाग था दक्षिणी वियतनाम। इस पे पहले फ्रांस का राज चलता था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग अमेरिका राज करने लग जाता है। तो उत्तरी वियतनाम में तो किसकी सरकार होती है, साम्यवादियों की सरकार होती है। साम्यवादियों की सरकार होती है, जो क्या होते हैं, सोवियत संघ को समर्थन करते हैं। ठीक है, और दक्षिणी वियतनाम में ऐसे इंसान को बिठाया होता है जो किसकी सरकार को समर्थन करता है, अमेरिका को समर्थन करता है, मतलब पूंजीवादी समर्थन करता है। तो यहां पर सोवियत संघ ने और चीन ने किसके साथ संबंध बढ़ाया, उत्तरी वियतनाम के साथ, जो पूरे साम्यवादियों के साथ है। वैसे ये पूरा इलाका लाओस, कंबोडिया, और फिर 1975 में तो ये वियतनाम पूरा एक हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पूरा एक हो जाएगा। 1975 ये पूरा इलाका ही अगर आप देखेंगे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों ही क्षेत्र क्या है, साम्यवाद के प्रति काफी वफादार थे। और यहां पर भी चाहे जो बैठा हुआ था शासक वो किसका हो, पूंजीवादी समर्थक हो, पर जनता क्या थी, साम्यवादी थी। तो यहाँ के काफी साम्यवाद का काफी गजब का प्रभाव है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका की छवि शायद आज कैसी है कैसी नहीं मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु अमेरिका ने भी बहुत अत्याचार करा है। अमेरिका ने यहाँ पर इतने बम गिराए हैं जितने शायद उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल ना करे होंगे। और क्यों गिराए हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, साम्यवादी विचारधारा को अपना रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को अपना रहे हैं, उनकी पूंजीवादी विचारधारा को नहीं अपना रहे। बार बार में गृह युद्ध यहाँ पे करवाया है, बार बार में बमबारी करी है, अपनी जिद पर अड़ा रहा, और 1975 में फाइनल जाकर के वो हट ही जाता है अमेरिका और इनका एकीकरण हो जाता है। तो इन्होंने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ठीक है, कोरिया भी देखिए पहले एक ही था, जो आपको उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो आपको देखने को मिलता है, फिर इसमें भी क्या आ जाता है, विभाजन हो जाता है। और इसका विभाजन अच्छा डिटेल में हम कभी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके पढ़ेंगे। और इराक, ठीक है, इनके साथ इन्होंने अपने संबंध मजबूत कर लिए। अब देखिए ये मानचित्र देखिए, आपकी एनसीईआरटी का ही मानचित्र है, इसमें 3 दुनिया बताई गई है। ओके, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ठीक है, अब पहली दुनिया येलो कलर में शो करी गई। येलो कलर के शो करने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे कौन है, पूंजीवादी देश है। कैसे देश है, ये सारे के सारे पूंजीवादी देश है, मतलब हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज। यहां पर अमेरिका, कनाडा, ये सब है। ओके, और जो रेड वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये समाजवाद, ये साम्यवादी देश है, ये साम्यवादी कंट्रीज है। फिर बात आती है ये हरे वाले कौन है। ओके, अगर हम इन हरे वालों की चर्चा करें तो देखिए हम आगे जाकर के पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट। ये आंदोलन मुख्यतः भारत की शुरुआत है, जवाहरलाल नेहरू जी की शुरुआत है। और जब गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाया गया तो उसमें
जो राष्ट्रों को एक तीसरा दुनिया का, थर्ड वर्ल्ड का मौका दिया गया। उसमें कहा गया ना तो आप अमेरिका की तरफ जाइए ना सोवियत संघ की तरफ जाइए, हम एक नया ही आंदोलन चलाएंगे, इसे हम गुट निरपेक्ष कहेंगे। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या है? गुट मतलब ये जो दो गुट बने हुए हैं उनमें निरपेक्ष है, हम किसी की भी तरफ नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रस्तावना में, हम लोग क्लास 11th में आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, वहां पर प्रस्तावना में आपने पढ़ा होगा धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। मतलब हम किसी भी धर्म के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब हम किसी भी गुट के साथ नहीं, हम किसी भी गुट के साथ ना तो इधर ना इधर, हम एक नया ही गुट बनाएंगे जो नॉन अलाइंग मूवमेंट या गुट निरपेक्षता आंदोलन होगा। फिर नव स्वतंत्र देशों की चिंता। अब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है और फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने अपने काफी उपनिवेश बना रखे थे, काफी देशों को अपना गुलाम बना रखा था। अब इन द्वितीय विश्व युद्धों के बाद वो बहुत टूट जाते हैं, बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत हानि हो जाती है। अब उनके पास इतना नहीं रेवेन्यू होता कि वो उन देशों को रन कर सके। और दूसरा कारण क्या होता है कि उन देशों में पहला तो क्या है, इनको काफी धन हानि हो जाती है, धन जन हानि हो जाती है। और दूसरा, अब यहाँ पर आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन बिल्कुल टॉप लेवल पर होते हैं, आंदोलन बिल्कुल टॉप लेवल पर है। अब तो मतलब जिन देशों को गुलाम बना रखा है वहां के लोग इसी बात में खड़े हैं कि तुम आओ और तुम्हें क्या करते हैं, हम मार दें, तुम हमें मारो या ना मारो, हम तुम्हें मार देंगे। तो बिल्कुल इस स्थिति में खड़े, जैसे कि आप भारत में देख लीजिए, 1947 में ब्रिटेन ने हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। तो यहां पर क्या था कि जो नव स्वतंत्र है, नव का मतलब नए, और जो अभी आजाद हुए हैं, जो स्वतंत्र देश हुए, उनकी चिंता। अब उनको चिंता क्या थी? चिंता यह थी कि 45 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं उन देशों को आजादी मिली है, और आजादी मिली भी किन से? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से, इन देशों से उनको आजादियां मिली है। और इस आजादी के जस्ट आसपास में क्या शुरू हो चुका है? शीत युद्ध शुरू हो चुका है। और इस शीत युद्ध ने क्या कर दिया, फिर से पूरी दुनिया को दो गुट में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? दो गुट में बांट दिया, दो भागों में पूरी दुनिया को बांट दिया। अब जब दो गुट में बांट दिया तो एक अमेरिका की तरफ और एक सोवियत यूनियन की तरफ या सोवियत संघ की तरफ। तो अगर कल को हम अमेरिका की तरफ चले गए तो मतलब हम क्या हो गए, एक तरीके से हम अमेरिका के गुलाम हो गए कि हम उनकी बात माने। और कल को अगर हम सोवियत संघ की तरफ चले गए तो मतलब हम सोवियत संघ के गुलाम हो गए, हम तो उनकी बात माने। और कल को वो तो दोनों देश इतने ताकतवर हैं कि वो तो क्या कर लेंगे, हमें अपने अधीन कर लेंगे, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने हम लोगों को करा। तो नव स्वतंत्र राष्ट्रों की या देशों की क्या एक चिंता है, और चिंता क्या है वो मैंने आपको समझा दी। विश्व दो गुटों के बीच बंट गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आजादी को पाने के साथ खो ना बैठे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि आजादी को पाने के साथ खो ना बैठे। जो आजादी मिली है उसको पाने से पहले ही खो ना दे, अभी तो मिली है, और अगर हम किसी के भी साथ जुड़ गए तो हमारी तो आजादी बेकार हो जाएगी, ये हमें फिर से क्या कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब मैंने आपको क्या समझाया कि छोटे देश बड़े देशों के काम आ रहे हैं, ओके, और बड़े देश छोटे देशों के काम आ रहे हैं। तो बड़े देश तो छोटे देशों के क्या काम आ रहे थे कि उनको एक तो सुरक्षा का वादा दिया कि हम आपके सुरक्षा करेंगे, उनको मिलिट्री के हथियार उनको पहुंचाए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए मदद करी। पर अभी जो छोटे देश हैं ये महाशक्तियों के क्या काम आ सकते हैं? भाई आप कभी बार सोचते हैं कि नहीं बड़ा तो काम आ सकता है, पर छोटा बड़े के क्या काम आएगा? पर देखिए, जहां काम सुई कर सकती है सुई करेगी, और जहां काम तलवार कर सकती है वहां तलवार ही करेगी। ठीक है, तो ये छोटे देश भी बहुत बड़े काम करते हैं इन बड़े देशों के लिए। पहला, सबसे पहले महत्वपूर्ण संसाधन, तेल और खनिज। तो क्या था, ये जो छोटे छोटे देश थे इनके पास संसाधन, रिसोर्सेज बहुत थे। इनके पास तेल था, खनिज था, मतलब पेट्रोलियम और जो मिनरल्स है वो इनके पास बहुत थे। तो अब उनसे वो वहां से निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको बेच करके काफी क्या प्रॉफिट कर सकते थे। ओके, भूक्षेत्र, भूक्षेत्र का मतलब क्या, जो उनका लैंड एरिया है उन देशों का, छोटे देशों का, यहां से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। जैसा कि मैंने क्या बताया, क्यूबा क्या था, सोवियत संघ के साथ था, तो यहां पे क्या करा गया, परमाणु मिसाइलें भेजी गई। क्यों? क्योंकि यहां से संचालन कर सके, मतलब यहां से चला सके अपने हथियारों को और अपनी सेना को। तीसरा, सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर जासूसी कर सके। जैसे कि क्यूबा में अगर सेना लगा देती है सोवियत संघ, तो क्यों लगाइए, यहां से क्या होगा, पास में, और पास से हम क्या कर सकेंगे, जासूसी कर पाएंगे कि अमेरिका में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसे जासूसी कर पाएंगे आसपास के एरियाज में रह करके। आर्थिक मदद,
जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी जो आर्थिक मदद है वो तो बड़े देश ही करा करते थे, पर फिर भी कभी कभार जो छोटे देश हैं ये कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते थे, जिससे क्या हो, सेना का खर्चा था महाशक्तियों का वो निकल जाया करता था। फिर विचारधारा, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कई बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। अब यहाँ पे बात देखिए, समझाना क्या चाहता हूँ, बात मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये ए कंट्री है, ये ए कंट्री किससे के साथ मिल गया, अमेरिका के साथ मिल गया। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अमेरिका की जो पूंजीवादी और उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था है वो समाजवाद साम्यवाद से बेहतर है। अब कल कोई मान लीजिए ये ए कंट्री सोवियत यूनियन के साथ मिल गया, तो क्या पता लगा पा रहे हैं कि समाजवाद साम्यवाद बेहतर है। तो मतलब जितने देश जिसकी तरफ है उस समय यह पता लगा पा रहे हैं कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद बेहतर है या समाजवाद या साम्यवाद बेहतर है। तो यहाँ पे विचारधारा का भी बहुत बड़ा प्रभाव था कि जो देश जिसके साथ जुड़ रहे हैं मतलब विचारधारा बढ़ रही है और विचारधारा ताकतवर बन रही है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है हमारा, पर अभी आ जाते हैं आपके टेस्ट पर। आपका टेस्ट MCQ। अब MCQ में लास्ट जो मैंने लेक्चर 2 कराया था उसमें मैंने 6 क्वेश्चंस आपको दिए थे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है A है, 2 का भी A है, 3rd का D है, 4th का B है, 5th का B है और 6th का A है। ओके, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आपके लास्ट लेक्चर से थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं चेक कर दूंगा। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे? भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, तो अमेरिका ने 1945 ईस्वी, सोवियत संघ ने 1955 ईस्वी, यूरोप ने 1954 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। महाशक्तियों के बीच खींचतानी का मुख्य अखाड़ा कहां बना? यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, इटली। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? 3 खेमों में, 4 खेमों, 2 खेमों, 5 खेमों में। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? 10, 12, 18, 14। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद, 1939 के बाद, 1918 के बाद या 1914 के बाद। सीटो और सेंटो, यहां पर सीटो SEATO वाला है और सेंटो ये वाला है। जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या इनमें से कोई नहीं। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने या ग्रेट ब्रिटेन ने। ओके, तो यहां तक आज हमारे ये कंप्लीट होते हैं और इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इन चीजों को, इन स्थितियों को आप समझ जाएंगे अभी 11th-12th में ही, तो आपको क्या है, आगे जाकर के आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हमारे देश के कौन से देश के साथ बेहतर रिश्ते हैं या नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।